नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके में पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी में है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो एसएससी जीडी की परीक्षा कल 17 फरवरी को देखिए दोस्तों, उसमें भी पूछा जाएगा। और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पॉलिटी में संविधान से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षा में 2-3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को हम यूएसए भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को ही यूएसए भी कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जबकि उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है, और वह कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो आप बताएंगे एक बार संशोधन हुआ, वह हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है? तो देखिए दोस्तों, यानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। यानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो देखिए दोस्तों, के.एम. मुंशी ने संविधान को प्रस्तावना की जन्म कुंडली कहा है। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को पहचान पत्र यानी पालखीवाला ने कहा है, और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, यदि पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी,
तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। तो देखिए दोस्तों भारत का संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो देखिए दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान संशोधन कहते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान कहते हैं। फिर हमारा आगे अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आगे की भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब यदि पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप बताएंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए दोस्तों यदि पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप बताएंगे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया है कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है, किस किस देशों, भारतीय संविधान किस किस देशों से लिया गया है। तो उसका हमने आप लोगों को ट्रिक बताया था, आबिद आज रुक जा अमेरिका, आबिद आज रुक जा अमेरिका। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को हमारा ट्रिक नहीं पता, वे लोग हमारे चैनल पे जा करके हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो उसमें हमने बहुत ही आसानी ट्रिक की सहायता से बताया है कि भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है। उसमें हमने ट्रिक बताया है, आबिद आज रुक जा अमेरिका। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था। भारतीय संविधान राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गाया गया था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और यदि पूछे कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बना था? भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बना था? तो दोस्तों, भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत की संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है? तो हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यदि पूछे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्दों से क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग शब्दों से क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है हम भारत के लोग शब्दों से अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही संविधान में लिखित है हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन संविधान संशोधन लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। तो देखिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो हुआ था वो उसी को लघु संविधान यानी कि मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो देखिए दोस्तों भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें नंबर 1 है विचार की स्वतंत्रता, नंबर 2 है धर्म की स्वतंत्रता, नंबर 3 है विश्वास की स्वतंत्रता, नंबर 4 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नंबर 5 है उपासना की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिनमें हमारा पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 5वां है उपासना की स्वतंत्रता। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका आधार बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। अखंडता और राष्ट्र की एकता का आधार बंधुत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों बेरूवादी यूनियनवाद फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए दोस्तों बेरूवादी यूनियनवाद जो 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला लिया था, उसमें उन्होंने घोषणा किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो देखिए दोस्तों संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा ध्यान प्रस्तावना पर दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है किन किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है किन किन नामों से किया गया है। तो देखिए दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके और पॉलिटी के
और क्वेश्चन को पाने के लिए तथा जीके के सभी ट्रिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, पॉलिटी की इससे संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का पेपर इस समय चल रहा है और कल भी है 17 फरवरी को, तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें से जरूर 2-3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, जो देखिए दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल है, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की क्रांति प्रेरित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के शुरुआती शब्द कौन से हैं। तो शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय,
5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की अखंडता है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर को क्या अर्थ है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आयरलैंड देश के संविधान से संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए दोस्तों, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत यह हमारा भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में वर्णन भाग 4 में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यदि पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिट जारी किए जाते हैं। रिट जारी किए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो देखिए दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो देखिए दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है।
भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो देखिए दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो देखिए दोस्तों, सन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो दोस्तों देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को बन गया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बन गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए दोस्तों, वीवी गिरी थे जिन्होंने जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1931 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए दोस्तों, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है?
तो दोस्तों प्रस्तावना को पहचान पत्र यानी पालखी वाला ने कहा है। प्रस्तावना को पहचान पत्र यानी पालखी वाला ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो देखिए दोस्तों के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो देखिए दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का ही भाषा भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था और वह कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके और पॉलिटी के और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों आज का जो हमारा यह वीडियो पॉलिटी का है यह हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी का पेपर हो रहा उसमें भी पॉलिटी से संबंधित हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, यूपीपी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है जो देखिए दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल है, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द
किस क्रांति से प्रेरित है? तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारत की संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की क्रांति प्रेरित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के शुरुआती शब्द कौन से हैं? तो शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया? संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है? तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की अखंडता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर को क्या अर्थ है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आयरलैंड देश के संविधान से संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए दोस्तों, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत यह हमारा भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में वर्णन
वर्णन भाग 4 में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यदि पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिट जारी किए जाते हैं। रिट जारी किए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो देखिए दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो देखिए दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो देखिए दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो देखिए दोस्तों, सन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो दोस्तों देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को बन गया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बन गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए दोस्तों, वीवी गिरी थे जिन्होंने जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था।
फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1931 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए दोस्तों, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। तो दोस्तों, प्रस्तावना को पहचान पत्र यानी पालखीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को पहचान पत्र यानी पालखीवाला ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो देखिए दोस्तों, के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था और वह कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके और पॉलिटी के और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए
आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो पॉलिटी का है, यह हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी का पेपर हो रहा, उसमें भी पॉलिटी से संबंधित हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, यूपीपी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी, सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 14 फरवरी है। आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था। तो आज मैं आप सभी लोगों को जीके में पुलवामा हमला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमला से संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल है, आरआरबी, एनटीपीसी है, यूपीपी है, और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पुलवामा हमला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। पुलवामा हमला में हमारे भारत के बहुत ही जवान शहीद हुए थे। तो दोस्तों, हम उनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि पुलवामा हमला कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ, किस राज्य में हुआ, कितने सैनिक मारे गए थे, उन सभी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पुलवामा हमला कब हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछे पुलवामा हमला कब हुआ, तो आप बताएंगे 14 फरवरी 2019 ईस्वी को पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, यानी कि जिसे पुलवामा हमला कहते हैं, वह 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। 14 फरवरी 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। और दोस्तों, यहाँ 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। जब भी आप लोगों से पूछे कि पुलवामा हमला कब हुआ था, तो आप बताएंगे 14 फरवरी 2019 ईस्वी को पुलवामा हमला हुआ था। और दोस्तों, यदि पूछे कि पुलवामा हमला भारत के किस राज्य में हुआ था, तो आप बताएंगे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पुलवामा हमला हुआ था। और पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे? तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले में भारत के 42 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में भारत के कुल 42 जवान शहीद हुए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली? तो देखिए दोस्तों, जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली? तो देखिए दोस्तों, जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा में कितने आरडीएक्स था। पुलवामा में कितने आरडीएक्स था? तो दोस्तों, 300 किलो। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहा है कि पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले में राजस्थान के कुल 3 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे? तो पुलवामा हमले में राजस्थान के कुल 3 जवान शहीद हुए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा किसके लिए जाना जाता है।
तो देखिए दोस्तों, पुलवामा चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। पुलवामा जो है, जहाँ जिसका नाम है जिस जगह का, तो वहाँ पे चावल उत्पादन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पूछे कि पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे, तो आप बताएंगे पुलवामा हमले में राजस्थान के कुल 3 जवान शहीद हुए थे। और यदि पूछे कि पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे, तो आप बताएंगे कि पुलवामा हमले में भारत के 42 जवान शहीद हुए थे। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमला किस देश में हुआ था। पुलवामा हमला किस देश में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमला पाकिस्तान देश में हुआ था। और यदि पूछे कि पुलवामा हमला किस राज्य में हुआ था, तो जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था और पाकिस्तान देश में हुआ था। देखिए दोस्तों, पुलवामा हमला किस देश में हुआ था, तो पुलवामा हमला पाकिस्तान देश में हुआ। और यदि पूछे कि पुलवामा हमला किस राज्य में हुआ था, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14 फरवरी को भारत में ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ही क्रूर पुलवामा हमला हुआ था। क्रूर पुलवामा हमला हुआ था, जिसके कारण यह भारत के लिए ब्लैक डे के नाम पर ही माना जाता है। देखिए दोस्तों, 14 फरवरी को ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ही क्रूर पुलवामा हमला हुआ था, जिसके कारण भारत देश के लिए यह ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा कब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा कब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। तो देखिए दोस्तों, 26 फरवरी 2019 ईस्वी को 26 फरवरी 2019 ईस्वी को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। भारत की किस सेना के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। तो देखिए दोस्तों, वायु सेना के द्वारा यानी कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा भारत की वायु सेना के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई थी। फिर दोस्तों, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के किस शहर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। भारत द्वारा पाकिस्तान के किस शहर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट नामक शहर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। और देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले के जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, तो उन्होंने मिराज 2000 लड़ाकू विमान का उपयोग किया था। मिराज 2000 नामक लड़ाकू विमान का उपयोग किया था। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारा पुलवामा हमला से संबंधित है। और पुलवामा हमला से संबंधित यही क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के पेपर में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को एक बार पुनः बता देते हैं पुलवामा हमला के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमला आज ही के दिन, यानी कि आज 14 फरवरी है, तो आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ। तो दोस्तों, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे। तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले में भारत के 42 जवान शहीद हुए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी संगठन ने ली थी। तो देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी 14 फरवरी 2019 ईस्वी को जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने ली थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने ली थी। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पुलवामा में कितने आरडीएक्स था। पुलवामा में कितने आरडीएक्स था।
तो देखिए दोस्तों पुलवामा में 300 किलो RDX था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए थे। तो देखिए दोस्तों पुलवामा हमले में राजस्थान के कुल 3 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले में राजस्थान के कुल 3 जवान शहीद हुए थे। और यदि पूछे कि पुलवामा हमले में भारत के कितने जवान शहीद हुए थे, तो आप बताएंगे पुलवामा हमले में भारत के 42 जवान शहीद हुए थे और राजस्थान के 3 जवान शहीद हुए थे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा किसके लिए जाना जाता है। पुलवामा किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों पुलवामा चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा हमला किस देश में हुआ था। पुलवामा हमला किस देश में हुआ। तो देखिए दोस्तों पुलवामा हमला पाकिस्तान देश में हुआ था। और यदि पूछे कि पुलवामा हमला किस राज्य में हुआ था, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। और यदि देश पूछे तो पाकिस्तान देश में हुआ था। और यदि राज्य पूछे तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों 14 फरवरी को भारत में ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन क्रूर पुलवामा हमला हुआ था, जिसके कारण भारत के लिए यह ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा कब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा कब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। तो देखिए दोस्तों 26 फरवरी 2019 ईस्वी को 26 फरवरी 2019 ईस्वी को पुलवामा हमले के बाद भारत पर एयर स्ट्राइक की गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। भारत की किस सेना द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। तो देखिए दोस्तों वायुसेना के द्वारा, भारत की वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के किस शहर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। तो देखिए दोस्तों भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट नामक शहर पर एयर स्ट्राइक की गई। और दोस्तों उन्होंने मिराज 2000 लड़ाकू विमान का उपयोग किया था। तो दोस्तों हमने आज आप सभी लोगों को पुलवामा हमले के बारे में बता दिया। तो दोस्तों आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।